डीडी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। बिहार में चुनाव प्रचार तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे मुजफ्फरपुर और छपरा में चुनावी रैलियां। अमित शाह, जेपी नड्डा और राहुल गांधी का भी धुआंधार प्रचार। तेजस्वी, ओवैसी समेत बाकी नेता भी मैदान में डटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के गुजरात के दौरे पर। केवड़िया के एकता नगर में 1140 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात। साउथ कोरिया के बुसान में 6 साल बाद मिले दोनों नेता। कैरेबियाई सागर से उठे तूफान। मेलिसा से जमैका और क्यूबा में भारी तबाही। हैती में 25 लोगों की मौत। 7 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। और महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में होगा मुकाबला। समाचार विस्तार से। बीजेपी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में फिर से चुनावी रैली करेंगे। पीएम मुजफ्फरपुर और छपरा में एनडीए प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। वे सुबह 11 बजे मुजफ्फरपुर के मोतीपुर और उसके बाद छपरा में रैली करेंगे। मोतीपुर से तिरहुत चंपारण को साधेंगे प्रधानमंत्री मोदी और उनकी इस सभा को मुजफ्फरपुर की औराई, मीनापुर, बोचाहा, मुजफ्फरपुर, बरूराज, कांटी, साहिबगंज और पारू विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को साधने के तौर पर देखा जा रहा है। और इसके बाद पीएम मोदी छपरा सीट पर हुंकार भरेंगे और बीजेपी के नए चेहरे छोटी कुमारी के पक्ष में वोट मांगेंगे। आरजेडी के खेसारी लाल भी यहां से पहला चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार के चुनावी मैदान में पीएम का ये दूसरा दौरा है और इससे पहले 24 अक्टूबर को पीएम समस्तीपुर और बेगूसराय में जनसभाओं के जरिए चुनाव प्रचार कर चुके हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में आज चुनावी पारा बेहद गर्म रहेगा। नालंदा में आज गृह मंत्री अमित शाह हुंकार भरेंगे। बिहार में अमित शाह की 3 और जनसभाएं हैं। अमित शाह आज लखीसराय से अपना चुनावी अभियान शुरू करेंगे और इसके बाद मुंगेर के तारापुर में उनकी जनसभा होगी। और इसके अलावा अमित शाह पटना के पालीगंज में भी धुआंधार प्रचार करेंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी नालंदा जिले के नगर नौसा और बेगूसराय जिले के बरौनी में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आरजेडी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अगर एक मल्लाह का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा तो बिहार का 17% अल्पसंख्यक समुदाय क्या करेगा? क्या वो सिर्फ दरी बिछाने का काम करेगा? अगर एक मल्लाह का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता है तो मोहम्मद का बेटा भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन सकता है। तेजस्वी यादव के बगल में बैठकर वीआईपी पार्टी के हमारे मुकेश भाई को मैं सलाम करता हूं। उन्होंने अपने समाज के इतिहास पर पूरा भरोसा करके कहा कि मल्ला समाज तेजस्वी के साथ है। अगर हमको सत्ता मिलेगी तो मल्ला समाज पूरे बिहार में 3% उप मुख्यमंत्री मैं बनूंगा। वीआईपी ने कहा कि मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा और जो 17% अल्पसंख्यक समाज बिहार में है वो क्या करेगा? दरी बिछाएगा। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा तो मोहम्मद का बेटा भी प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री बनेगा। बिहार के बेगूसराय जिले का चेरियार बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र बिहार की हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार होता है और यहां से 3 बड़े संस्थानों में पढ़े लिखे सूरमा चुनावी अखाड़े में ताल ठोक रहे हैं। जेडीयू ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में सुर्खियां बटोरने वाली मंजू वर्मा के पुत्र को चुनावी मैदान में उतारा है। कुशवाहा बहुल चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र कैसा है,
इसका सियासी मिजाज बता रहे हैं हमारे संवाददाता राजेश राज। अमूमन बिहार की सियासत में जहां जाति और जनाधार की गिनती ज्यादा होती है, वहां बेगूसराय का चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र कुछ अलग कहानी लिख रहा है। यह सीट इस बार सिर्फ सियासत नहीं, काबिलियत की जंग बन चुकी है। यहाँ मैदान में है 3 दिग्गज, 3 चेहरे और तीनों पढ़ाई लिखाई में किसी से कम नहीं है। राजद ने इस बार अपने सिटिंग विधायक राजवंशी महतो का टिकट काटकर मैदान में उतारा है सुप्रीम कोर्ट के वकील सुशील कुमार कुशवाहा को, यानी कानून के गलियारों से सीधा चुनावी अखाड़े में एंट्री। दूसरी तरफ जदयू ने बाजी लगाई है बिहार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के बेटे अभिषेक आनंद पर। IIM लखनऊ के प्रोडक्ट जो सियासत में मैनेजमेंट का नया मॉडल लेकर उतरे हैं। जदयू के प्रत्याशी स्थानीय बनाम बाहरी के मुद्दे पर चुनाव मैदान में हैं। चुनाव समर में हम लोग घूम रहे हैं और मेरे सामने जो मुकाबला भी है तो यहाँ के परेशानियों से है, यहाँ की तकलीफ़ों से है। हम यहाँ के युवाओं के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट पैदा खड़ा करेंगे जिसमें पढ़ने, लिखने, खेलने, कूदने के लिए वो उनको एक खुली हवा में वो लोग विचरण कर सकें। पिछले पंचवर्षीय में भी एक बाहरी कैंडिडेट थे और वो चुनाव जीत गए थे, अच्छे मार्जिन से जीत गए थे और उन्होंने 5 वर्षों तक जो जनता के साथ नीरसता दिखाई और इस क्षेत्र को एक तरह से अपना नहीं माना तो उसके कारण लोगों में काफी गुस्सा, आक्रोश था। जनसुराज ने उतारा है डॉक्टर मृत्युंजय कुमार को। स्टेथोस्कोप छोड़ अब जनता की नब्ज टटोलने निकले हैं। जनसुराज के उम्मीदवार डॉक्टर मृत्युंजय कुमार हेल्थ सिस्टम को ठीक करने के वायदे के साथ मुकाबले को त्रिकोणात्मक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बेगूसराय का जितना डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है, उसके तुलना में अगर आप चेरिया बरियारपुर देखिएगा तो निश्चित तौर पर ये 20 साल पीछे है। जबकि इसकी भौगोलिक स्थिति आप देखे होंगे कांवर है, जिसका कि विकास अगर हो जाए, उसे पर्यटन स्थल के साथ साथ किसानों और मछुआरों दोनों को बराबर सम्मान दिया जाए तो ये एक ऐसा क्षेत्र हो सकता है कि पूरे बेगूसराय के मानचित्र में उभर के आ सकता है। माता जयमंगला की गोद में बसे चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र यूं तो समस्याओं के अंबार पर बैठा है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ की कांवर झील पक्षी विहार की है, जहां पर किसानों के जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है, जिससे किसानों और मछुआरों दोनों के सामने आजीविका का संकट उत्पन्न हो चला है। कैमरामैन मोर मुकुट शर्मा के साथ मंझौल अनुमंडल के चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र से मैं राजेश राज, DD न्यूज के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल गुजरात के दौरे पर रहेंगे। आज पहले दिन प्रधानमंत्री केवड़िया के एकता नगर जाएंगे, जहां वो बसों को हरी झंडी दिखाएंगे और इसके बाद PM 1140 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री भारतीय शाही राज्य संग्रहालय, वीर बालक उद्यान, खेल परिसर, वर्षा वन परियोजना, शुल्पनेश्वर घाट के पास जेटी विकास, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर ट्रेवलेटर सहित विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के दौरान सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 150 रुपए मूल्य का एक विशेष स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के एकता नगर में कई परियोजनाओं की शुरुआत और उद्घाटन करने जा रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता नीरज सिंह की ये खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात पहुंच रहे हैं और आपको बता दें कि गुजरात के नर्मदा जिले में एकता नगर में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और ये दौरा इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती जो समारोह है वो मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री कई हजार करोड़ की परियोजनाएं हैं, उनकी शुरुआत करेंगे, जिसमें बसों को झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री रवाना करेंगे ताकि इस इलाके में जो टूरिज्म है या जो पर्यटक यहाँ पर आते हैं उनके लिए विकास की कई सारी परियोजनाएं हैं, उनको सौगात मिलेगी और यहाँ इस इलाके का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो विकसित होगा। इसके साथ साथ ही प्रधानमंत्री जो स्मार्ट बस स्टॉप हैं उसकी उद्घाटन करेंगे। इसके साथ साथ ही एक
बिरसा मुंडा जो विश्वविद्यालय है उसकी शुरुआत प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो शाही राज्य हैं उनसे रिलेटेड संग्रहालय है उसकी शुरुआत प्रधानमंत्री करेंगे। इसके साथ साथ ही वीर बालक उद्यान, वर्षा वन परियोजनाएं जैसी तमाम परियोजनाओं की शुरुआत प्रधानमंत्री करेंगे और मकसद यही है कि इस इलाके में जो हॉस्पिटैलिटी है उसको बढ़ावा मिल सके, रोजगार को बढ़ावा मिल सके और इस क्षेत्र का जो विकास है वो पूरी तरीके से हो सके। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर एक विशेष जो सिक्का है वो जारी करेंगे और इसके साथ साथ ही एक विशेष जो डाक टिकट है वो प्रधानमंत्री जारी करेंगे। करीब करीब 1200 जो करोड़ है उसकी परियोजनाओं की शुरुआत प्रधानमंत्री इस एकता नगर से करने जा रहे हैं। कैमरामैन मोहित उइके के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, एकता नगर। और एकता दिवस के मौके पर रन फॉर यूनिटी के नाम से मैराथन का आयोजन किया जाएगा। सरकार और भाजपा दोनों ने लोगों से मैराथन को सफल बनाने का आह्वान किया है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में इस रन को लेकर छात्र छात्राओं में काफी उत्साह है। मैं वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में खड़ा हूं और 31 अक्टूबर यानी सरदार पटेल की जयंती और इस बार तो 150वीं जयंती है जिसको पूरा देश मना रहा है पूरे धूमधाम के साथ। और खास इसमें होगा एक रन फॉर यूनिटी। ऐसा अपील किया गया प्रधानमंत्री की तरफ से कि आप लोग इस दौड़ में भाग लें। चूंकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, युवा और छात्र क्या सोचते हैं इस रन फॉर यूनिटी के बारे में। तो ये मैराथन हम सभी युवाओं के स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक है। ये जो यूनिटी के लिए बनाया जाने वाला ये जो कार्यक्रम है मोदी जी द्वारा और केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा, ये युवाओं में यूनिटी के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य और लोगों में जागरूकता का भी एक प्रतीक बनना है। मैं ये कहना चाहूंगी कि रन फॉर यूनिटी इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि आज के जो हमारे बिजी शेड्यूल है उसमें अपने शरीर पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, इसलिए आप सभी इसका भागीदार जरूर बने। एक मोटो है जिसके थ्रू हम लोग सबको जोड़ भी सकते हैं। जैसा कि मोदी जी का है कि रन फॉर यूनिटी है, तो मैं इससे यहाँ के युवाओं को यही बोलना चाहूंगी कि इसमें ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट करें। जो रन फॉर यूनिटी हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाया जा रहा है, ये युवाओं के हेल्थ और यूनिटी को बढ़ावा देने के लिए चलाया जा रहा है। इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग भाग ले ताकि उन्हें एक ही दिन, ये ऐसा दिन होता है कि उस दिन हम अपने स्वास्थ्य पर भी उस चीज को करके स्वास्थ्य पर भी हमने ध्यान दे सकते हैं और उसे अच्छा कर सकते हैं। ये जो युवा हैं, स्टूडेंट हैं, ये पार्टिसिपेट तो करेंगे ही, लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि आप इसमें शामिल हों। कैमरा पर्सन डॉक्टर अजय वर्मा के साथ डॉक्टर एस बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने अपनी तमिलनाडु यात्रा के दौरान रामनाथपुरम में स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रीय नेता पसुम पोन मुथुरामलिंगा थेवर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस साल पसुम पोन मुथुरामलिंगा थेवर की 118वीं जयंती मनाई जा रही है। महापर्व छठ के समापन के साथ ही यूपी बिहार से प्रवासियों के लौटने का क्रम शुरू हो गया है और ऐसे में यात्रा को सुगमता को ध्यान में रखते हुए दिल्ली मेट्रो ने बड़ा कदम उठाया है। यात्रियों की सुविधा के लिए अब सुबह 5:15 बजे से मेट्रो की सेवाएं दी जाएंगी। ये सुविधा येलो, ब्लू और पिंक लाइन के लिए दी गई है और इसके अलावा सुबह के समय मेट्रो की अतिरिक्त ट्रेन भी चलाई जा रही है। और दिल्ली के ऐतिहासिक इंडिया गेट पर भारत जर्मन दोस्ती की मधुर धुन गूंजी। एक शानदार कार्यक्रम में जर्मन सशस्त्र बलों के माउंटेन बैंड के 51 संगीतकारों और भारतीय वायुसेना के 48 संगीतकारों ने अपनी प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम का समापन सारे जहां से अच्छा के साथ हुआ।
और यहाँ बुलेटिन में हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वांटेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है, great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। सांसद कंगना रनौत बुधवार को मंडी में जिला विकास समन्वय समिति यानी कि दिशा समिति की बैठक में शामिल हुई। बैठक में उन्होंने अधिकारियों के साथ स्थानीय विषयों पर चर्चा की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। सांसद कंगना रनौत ने कहा है कि विकास योजनाओं का समय पर क्रियान्वयन न होने से जनता को उनका समुचित लाभ नहीं मिल पाता और इसीलिए प्रशासनिक मशीनरी को समय सीमा का ध्यान रखना आवश्यक है। उन्होंने गैर सरकारी सदस्यों द्वारा उठाए गए मामलों को गंभीरता से लेने और शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। जो भी हमारे क्षेत्र के लोग हैं उनके हित के लिए ये मीटिंग है। हमें भी उनके सुझाव और अच्छे मिल सकते हैं और ज़्यादा जो कमियां हैं सिस्टम में वो निकल के आ सकती है। कई बार जिस तरह से डिफेंस हर कोई अपना देता है तो हर एक हमारे पास वो उसको काउंटर करने के लिए प्रूफ नहीं रहते, लेकिन अगर जनता भी इसके साथ जुड़ेगी, दिशा कमेटी की मीटिंग्स के साथ जुड़ेगी तो ये एक अलग रेवोल्यूशन बन जाएगा कि भाई नहीं हमारे यहाँ पे घर के बाहर गड्ढे थे या ये जो ज़मीनें सरकारी नहीं थी, तो वो खुद भी जुड़ के आ सकते हैं और ये बात को एक्सेस कर सकते हैं। कंगना रनौत ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया का समर्थन किया और कांग्रेस के विरोध को राष्ट्रीय हितों के खिलाफ बताया। ये बहुत ही एक रेगुलर प्रोसेस है, ये हर सरकार करती है क्योंकि इस तरह ये हर एक इंस्टीट्यूशन में इस तरह के प्रोसेस होते हैं कि भाई जो वोटर्स हैं उनकी ऑथेंटिसिटी चेक करना, उसको फिर से रिवाइज करना, उनकी गणना होना, अच्छे से जो है उनका पूरा जो है एक अकाउंट बनना। कांग्रेस ने अपने राज्य में जहाँ तक मुझे याद है 12 से 13 बार जो है ये प्रोसेस किया था। आज जब बीजेपी कर रही है तो इतना ज़्यादा उनको दर्द हो रहा है, ये देखने वाली बात है। ये बहुत अच्छी एक डिसीजन है सरकार का और इससे जो है हमारी व्यवस्था में और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी। 6 साल बाद आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की ये मुलाकात साउथ कोरिया के बुसान में हो रही है। दोनों ही नेता साउथ कोरिया में चल रहे एपेक समिट में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। बुसान में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बैठक की सफलता की उम्मीद जताते हुए कहा है कि जिनपिंग बहुत सख्त वार्ताकार हैं। ये अच्छी बात नहीं है। हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। हमारे बीच हमेशा से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। Very successful meeting, I have no doubt. But he's a very tough negotiator. That's not good. We know each other well. We have a great relationship. We've always had a great relationship. कैरेबियाई सागर से उठा तूफान मेलिसा बहुत तेजी से बढ़कर सबसे खतरनाक श्रेणी का चक्रवात बन गया है। 2025 का अब तक का ये सबसे शक्तिशाली चक्रवात मेलिसा ने इस समय हेती और जमैका में तबाही मचा रखी है। क्यूबा में भी भयंकर तबाही हुई है। हैती में इस चक्रवात के कारण 25 लोगों की मौत हो गई है। हैती प्रशासन ने करीब 7 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। मेलिसा चक्रवात की वजह से भारी बारिश हो रही है, जिससे नदियों का पानी शहरों और गांवों में घुस गया है।
चक्रवात मेलिसा की रफ्तार शुरू में 110 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, लेकिन सिर्फ 24 ही घंटे में इसकी रफ्तार 225 किलोमीटर प्रति घंटे की हो गई। और खेल की खबरों में आज महिला क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में मेजबान भारत का सामना मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से होगा। भारतीय टीम ने आज तक कभी विश्व कप नहीं जीता है, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया 7 बार की चैंपियन है और इस मैच की विजेता का सामना फाइनल में दक्षिण अफ्रीका से होगा। महिला क्रिकेट विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में मेजबान भारत का सामना मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से होगा। भारतीय टीम ने आज तक कभी विश्व कप नहीं जीता है। टीम को 2 बार विश्व कप के सेमीफाइनल में और 2 बार फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। खास बात यह है कि इन 4 मौकों में से 2 बार भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही शिकस्त मिली। विश्व कप के नॉकआउट मुकाबलों में दोनों टीमों का रिकॉर्ड देखें तो दोनों टीम कुल 3 बार आमने सामने हुई, जहां ऑस्ट्रेलिया ने 2 बार बाजी मारी तो वहीं भारत ने 1 मैच जीतने में कामयाबी पाई। 1997 विश्व कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 19 रन से हराया। 2005 विश्व कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 98 रन से हराया। 2017 विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 36 रन से मात दी। उस सेमीफाइनल में हारने के बाद से ही ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप में आज तक कोई मैच नहीं हारा। दोनों टीमें वनडे में कुल मिलाकर 60 बार आमने सामने हुई हैं, जहां 49 बार ऑस्ट्रेलिया ने बाजी मारी तो वहीं 11 मैच भारत ने जीतने में कामयाबी पाई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल से पहले भारतीय टीम को तगड़ा झटका लगा है और शानदार फॉर्म में चल रही टीम की सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल चोट के कारण विश्व कप से बाहर हो गई हैं। प्रतिका के स्थान पर शेफाली वर्मा को टीम में शामिल किया गया है। स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल की सलामी जोड़ी पिछले कुछ समय से शानदार प्रदर्शन कर रही थी। ऐसे में सेमीफाइनल जैसे अहम मुकाबले में नई सलामी जोड़ी आजमाना भारत के लिए चुनौती होगा। मुझे दो दिन पहले पता लगा जब मैं अपनी हरियाणा टीम के साथ थी। एब्सोल्युटली व्हाट हैपेंड विद प्रतिका। एज ए स्पोर्ट्स पर्सन देख के अच्छा नहीं लगता है एंड कोई नहीं चाहता किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को ऐसी इंजरी हो, बट भगवान ने मुझे कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए यहाँ भेजा है एंड एब्सोल्युटली पापा फैमिली सभी बहुत खुश हुए एंड रियली हैप्पी कि आई हूँ टीम में और ये बहुत अच्छा मौका मेरे लिए। वहीं ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हीली चोट के कारण 2 मैच मिस करने के बाद फिट होकर सेमीफाइनल में वापसी करेंगी। पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया की अलाना किंग ने 18 रन देकर 7 विकेट लेते हुए विश्व कप के इतिहास में किसी भी गेंदबाज का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर इतिहास रचा था। We expect a tough contest, there's no doubt about that. I think every time we've played here, it's been a tough contest. It's obviously really good conditions, and there's going to be, by all accounts, a massive crowd. And you know, I know that India are a really strong batting order. They throw everything at us. इस विश्व कप में दोनों टीम ग्रुप स्टेज में आमने सामने हुई थी, तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 331 रन का विशाल लक्ष्य रखा था। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने नया विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए लक्ष्य हासिल कर लिया था। ऑस्ट्रेलिया 7 बार की विश्व चैंपियन है और विश्व कप में पिछले 15 मैच से अविजित है। भारत ही वो टीम है जिसने पिछली बार ऑस्ट्रेलिया को नॉकआउट स्टेज में शिकस्त दी थी और इस बार भारत के पास घरेलू दर्शकों का अपार समर्थन भी है। तो यही उम्मीद है कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को मात देकर अपने घरेलू विश्व कप के फाइनल में जगह बनाएगी। कैमरा पर्सन आशीष शर्मा के साथ सुचित्रा, डीडी न्यूज, नवी मुंबई। वहीं दक्षिण अफ्रीका की टीम पहले ही आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गई है। टीम ने बुधवार को गुवाहाटी में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड की टीम को 125 रन से हराकर ये कामयाबी हासिल की है। ये पहली बार है कि जब दक्षिण अफ्रीका की टीम विश्व कप के फाइनल में पहुंची है। दक्षिण अफ्रीका की टीम अब 2 नवंबर को फाइनल में भारत या फिर ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पैफी स्टेट एथलेटिक्स मीट 2025 की शुरुआत हो चुकी है। कार्यक्रम का उद्घाटन खेल सचिव हरि रंजन राव ने किया। वहीं प्रतियोगिता के दौरान खेल मंत्री मनसुख मांडविया खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करने के लिए वहां पर पहुंचे। दोनों ही दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में दिल्ली एनसीआर से लगभग 1200 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। पैफी ग्रास रूट पर काम करना चाहती थी
और ग्रास रूट पर काम करने में सबसे ज़्यादा जो चीज़ हमें हमेशा लगती थी कि हम एथलेटिक्स को प्रमोट करें, और उसी प्रमोशन में हमने पाया कि दिल्ली में बहुत कम इस तरह की मीट होती हैं जिनमें बच्चा डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सके। हम लोग बहुत टाइम से चीज़ देख रहे थे कि कैसे भी हम एक एथलेटिक मीट का आयोजन करें, और मुझे खुशी इस बात की है कि इस स्टेडियम को आप देखें कि पहली बार वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप के बाद पहली बार कोई इवेंट यहाँ पर हो रहा है, मोंडो ट्रैक पर हो रहा है, और उन बच्चों के सपनों को उड़ान मिल रही है जिन बच्चों ने कभी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नहीं देखा था। मैं 92 की एशियन चैंपियन हूँ, ये बन चुका था 92 में। तो हम इस ट्रैक में आके जब दौड़ते थे तो एक अच्छी सी फीलिंग आती थी। यहीं पे कॉमनवेल्थ हुए, कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, यहीं पर एशियन गेम्स हुए। अभी रिसेंटली ये जो नया ट्रैक आप देख रहे हैं जो लेआउट हुआ है, इसमें वर्ल्ड पैरा एथलेटिक मीट हुई। ये स्कूल के बच्चे हैं, दिल्ली एनसीआर के हैं, तो इनको हम ग्रास रूट बोलेंगे क्योंकि अब इन्हीं में से कुछ चैंपियंस निकलेंगे। और उन्होंने पहले ही इस ट्रैक में इनको चांस मिल गया। पैफी ने स्टेट मीट करा के जो इन बच्चों को चांस दिया है, ये तो बहुत ही प्रिविलेज्ड हैं। और इसी के साथ ही हमारा ये समाचार यहीं खत्म होता है, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार चलता रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।